हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन के एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ईयर के बारे में, जो ऑर्गन फॉर हियरिंग एंड बैलेंस कहलाता है। ये जो टॉपिक है वो आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई और अदर एजुकेशनल बोर्ड्स में आता है। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ईयर का फंक्शन क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। The ear, organ for hearing and balance. The human ear is concerned with two functions. हमको पता है जो हमारे इंसानों का जो कान होता है उसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक होता है हियरिंग और दूसरा होता है बॉडी बैलेंस। मतलब कान का काम होता है सुनना और बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। तो सुनना तो हमको सबको पता है कि कान से हम सुनते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि जो हमारे कान होते हैं वो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भले ही हम खड़े हुए हों तब भी हमारी बॉडी का बैलेंस बना होना चाहिए ताकि हम सीधे खड़े हो सके। जब हम वॉक कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी का बैलेंस बना होना बहुत जरूरी होता है ताकि हम सीधे रास्ते में रन या वॉक कर सके। तो बॉडी तो ये जो बैलेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। ये दोनों ही बैलेंस को बनाने के, बॉडी के दोनों बैलेंस को बनाने में हमारे जो कान है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कान के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ये हमको सुनने में मदद करता है और हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। जो हमारा जो कान होता है उसके तीन मेन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जितना भी ये ग्रीन पोर्शन है ये आउटर ईयर यानी कि एक्सटर्नल ईयर दिखा रहा है। ठीक है, ये बात जितना भी ग्रीन हिस्सा है ना ये आउटर ईयर या एक्सटर्नल ईयर दिखा रहा है। ब्लू पार्ट से जो देख रहे हो आप ये मिडिल ईयर दिखा रहा है और ब्राउन हिस्सा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये इंटरनल ईयर है। तो हमारा जो कान होता है हमको सिर्फ बाहर से सिर्फ इतना हिस्सा दिखता है कान का, है ना, लेकिन अंदर से कान के इतना बड़ा तीन हिस्से में कान डिवाइडेड रहता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो चलिए एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। जो आपका आउटर ईयर होता है इसके दो मेन पार्ट्स हैं, द प्रोजेक्टिंग पार्ट पिन्ना ऑल्सो कॉल्ड ऑरिकल। जो बाहर से हमको जो कान दिखाई देता है ना ये आउटर ईयर का हिस्सा है या एक्सटर्नल ईयर भी कह सकते हैं, इसको एक्सटर्नल ईयर का हिस्सा है और इसको पिन्ना बोलते हैं। इसका दूसरा नाम ऑरिकल भी है। तो दोनों नाम याद रखो, ये बाहर से जो कान दिखता है हमारा इसको पिन्ना या ऑरिकल हम कहते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो इसकी ऑडिटरी कैनल होती है, ये जो रास्ता अंदर की तरफ गया है ऑडिटरी कैनल, जैसे इस वाले डायग्राम में दिख रहा है, इस वाले डायग्राम में भी दिख रहा है। इसको ये इसका दूसरा हिस्सा होता है। ऑडिटरी कैनल आगे चल के टिम्पेनम या ईयर ड्रम से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो आउटर ईयर के दो हिस्से हैं, पिन्ना जिसको हम ऑरिकल कह रहे हैं और दूसरा हिस्सा है ऑडिटरी कैनल जो आगे चल के ईयर ड्रम या टिम्पेनम से कनेक्ट हो जाती है। अगर आप ये कान के और भी पार्ट्स के बारे में थोड़े एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है जहाँ हम बालियां पहनते हैं, देखिए ये वाला हिस्सा जिसमें हम बालियां पहनते हैं उसको लोब्यूल बोलते हैं और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपका इसको हम ट्रेगस बोलते हैं। हालांकि ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आपको याद रखना है आपके एक्सटर्नल ईयर के दो हिस्से हैं, पिन्ना और ऑडिटरी कैनल। ये एक्सटर्नल ईयर का थोड़ा डिटेल डायग्राम है। जो पिन्ना होता है, जो आपका बाहर से जो कान दिखता है, उसका मेन काम क्या होता है कि जो साउंड वेव्स को है उसको कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनल तक पहुंचाना। आपने नोटिस किया होगा कभी भी कोई जानवर कुछ चीज सुनता है ना तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुत्ता होगा या बिल्ली होगी या गाय होगी, अगर कोई भी जानवर कुछ सुनने की कोशिश करता है ना सबसे पहले उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो यानी कि पिन्ना का काम ही ये है कि साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर की ऑडिटरी कैनल में भेज देना। अब ये ऑडिटरी कैनल क्या करती है, ये ऑडिटरी कैनल इस साउंड वेव्स को अंदर टिम्पेनम यानी कि ईयर ड्रम तक पहुंचाती है। ये ऑडिटरी कैनल जो होती है इसमें छोटे छोटे रोम यानी कि बाल होते हैं और साथ में वैक्स भी प्रेजेंट रहती है। जिस तरीके से आपने देखा ना कि हमारे नोज के अंदर नोस्ट्रल से जब हम नोज नेसल पैसेज में आते हैं तो वहां पे भी हेयर होते हैं और म्यूकस होता है। ठीक उसी तरीके से आपके कान की जो ऑडिटरी कैनल है वहां पे भी छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम रोम कहते हैं और वैक्स प्रेजेंट रहती है। इन हेयर और वैक्स का काम होता है कि जो भी साथ में जो डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आ गया उसको ट्रैप करके यही रोक लेना ताकि वो कान के अंदरूनी हिस्से में यानी कि मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर तक ना पहुंचे। और यहीं से फिर हम जब कान साफ करते हैं तो ये कचरा बाहर निकल जाता है। ठीक है,
टिम्पेनम क्या करती है? टिम्पेनम एक सर्कुलर मेम्ब्रेन है जो मिडिल ईयर को, अंदर वाले जो मिडिल ईयर है उसको एक्सटर्नल ईयर से सेपरेट करती है। साथ में क्या करती है? इट वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस विद द साउंड वेव्स। जब पिन्ना साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनल तक पास करता है और ऑडिटरी कैनल इस साउंड वेव्स को जब पिन्ना से टकराती है तो पिन्ना जो होती है वो सॉरी ये टिम्पेनम से टकराती है, तो जो टिम्पेनम है ये वाइब्रेट करने लगती है और क्या करती है? ये साउंड वेव्स को फिर मिडिल ईयर में पहुंचाती है, फिर मिडिल ईयर उसको इंटरनल ईयर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो टिम्पेनम का क्या काम है, जिसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं, इसका काम यही है कि एक्सटर्नल ईयर को मिडिल ईयर से सेपरेट करना, फर्स्ट। सेकेंड, जो वाइब्रेशन इसे आके टकराई है उससे रेजोनेंस मतलब उसको और एम्पलीफाई करके कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचाना। ठीक है, अब जो मिडिल ईयर होता है वो क्या होता है? मिडिल ईयर तीन छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, तीन छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिससे मिडिल ईयर बनता है। इसको हम मेलियस, इनकस और स्टेप्स कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम है हैमर, एनविल और स्टिरअप। आप कंफ्यूज मत होना, कुछ शॉर्ट फॉर्म याद रख कर लेना, या तो उसको MIS के रूप में याद कर लो, तो जब आप MIS बोलोगे तो M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेप्स, या फिर इसको HAS के रूप में याद कर लो, हैमर, एनविल और स्टिरअप। याद रखो, मेलियस को ही हैमर कहते हैं, इनकस को हम एनविल कहते हैं और स्टेप्स को हम स्टिरअप कहते हैं। तो क्वेश्चंस में कभी ये तीन नाम का इस्तेमाल होता है, कभी इन तीन नाम का इस्तेमाल होता है। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको ये दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो मिडिल ईयर होता है वहां उसमें तीन वो छोटी छोटी बोन्स होती हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, मेलियस और फिर बीच वाली इनकस और फिर सबसे लास्ट वाली स्टेप्स। यूस्टेशन ट्यूब भी होता है जो मिडिल ईयर कैविटी को थ्रोट से कनेक्ट करता है। आपको ये यूस्टेशन ट्यूब दिख रहा है ना, इसका काम क्या है? मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करना। आपको पता है ना कि आपका नाक, कान, गला, आंख, नाक और कान है ना, और ये गला, ये ना ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ENT जो होते हैं ना, आईज, नोज और थ्रोट स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये जो कैविटीज होती है ना आपस में कनेक्टेड रहती हैं। तो जो यूस्टेशन ट्यूब होता है ना वो ईयर कैविटी को, मिडिल ईयर कैविटी को थ्रोट से कनेक्ट करता है, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मिडिल ईयर में तीन टाइनी बोन्स होती है, उनका नाम होता है मेलियस, इनकस, स्टेप्स, या इसको हम हैमर, एनविल, स्टिरअप भी बोल सकते हैं। साथ में इसमें यूस्टेशन ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है। ये जो तीन छोटी छोटी बोन्स है ना, इनको एक साथ हम ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। एक्चुअली जो ओसियस वर्ड है इसका मतलब होता है बोन, और ये बहुत छोटी हड्डी है, इसलिए हमने इसको ऑसिकल बोला है, यानी कि लिटिल बोन। हमारे शरीर में छोटी हड्डियां होती है, ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, हैंडल ऑफ द हैमर, अब आप देख रहे हो ये मेलियस को ही हैमर कह रहे हैं। इस हैंडल होता है वो तुम्हारे ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम दिख रहा है ना, ईयर ड्रम का इनर सरफेस ये हुआ। तो जो जो हैमर होता है उसका हैंडल जो होता है वो ईयर ड्रम के इनर सरफेस से कनेक्टेड रहता है। ये आपस में जुड़े रहते हैं, जब जुड़े रहेंगे तभी तो साउंड वेव्स को यहाँ से वहां पहुंचा पाएंगे। तो ये आपका जो ईयर ड्रम है उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो हैमर यानी मेलियस के हैंडल से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो इसका हैमर का दूसरा हिस्सा है, यानी कि मेलियस का दूसरा हिस्सा है, वो सेकेंड बोन यानी कि आपके एनविल से कनेक्टेड रहती है, और एनविल को ही हम इनकस बोलते हैं। और इनकस या एनविल आगे चल के किससे कनेक्टेड रहता है? स्टिरअप से रहता है, जिसको हम स्टेप्स भी बोलते हैं। यानी कि आपकी सबसे बाहर वाली जो हड्डी है, ऑसिकल है, जिसको आप हैमर या मेलियस बोल रहे हैं, उसका हैंडल ईयर ड्रम के इनर एंड से कनेक्टेड रहता है। फिर वही हैमर आगे चल के मिडिल ईयर ऑसिकल यानी कि इनकस या आप एनविल भी बोल सकते हो, उससे कनेक्टेड रहती है। फिर ये जो मिडिल वाली बोन है वो तीसरी बोन यानी कि स्टिरअप या स्टेप से कनेक्टेड रहती है। तो इस तरीके से सब आपस में जुड़े रहते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द स्टिरअप फिट्स ऑन द सो कॉल्ड ओवल विंडो। और फिर आप देख रहे हैं फ्लैट हिस्सा आपका स्टिरअप का किस में फिक्स हो गया है? ओवल विंडो में फिक्स हो गया है। अगर आप देखोगे तो ओवल विंडो देखने में ऐसे लगती है, दूसरी होती है राउंड विंडो, वैसी होती है। ओवल विंडो का शेप ऐसा होता है ओवल टाइप का, और राउंड विंडो राउंड होती है। तो ये जो तुम्हारी स्टिरअप है ना, ये ओवल विंडो के ऊपर जाके सब फिक्स हो जाती है। इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो, इस वाले डायग्राम में भी देख सकते हो। तो अंदर वाली जो सबसे लास्ट ऑसिकल है, ईयर ऑसिकल, स्टेप्स या स्टिरअप, ये ओवल विंडो में जाके क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। और ओवल विंडो क्या है? एक प्रकार की मेम्ब्रेन, एक झिल्ली है, कवर्ड ओपनिंग लीडिंग टू द इनर ईयर। ये होल जो विंडो है उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी रहती है,
और इसके बाद जो शुरू होता है कान वो होता है इनर ईयर है। डायग्राम से देख लो, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा आउटर ईयर है, फिर यहाँ पर ये 3 ऑसिकल्स और यूस्टेशन ट्यूब है, ये वाला पूरा पोर्शन आपका मिडिल ईयर है, फिर यहाँ से आपका ओवल विंडो के बाद से आपका इनर ईयर चालू हो रहा है। ठीक है। The second opening, the round window also covered by a thin membrane, connects the middle ear and the inner ear. जो दूसरी ओपनिंग है जिसको हम राउंड विंडो कह रहे हैं, इसके ऊपर भी एक हल्की सी मेम्ब्रेन लगी रहती है और ये इसका काम होता है मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करना। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि जो स्टिरअप या स्टेप्स होती है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड रहती है, वो राउंड विंडो से कनेक्टेड नहीं रहती है, वो ओवल विंडो से कनेक्टेड रहती है। और राउंड विंडो और ओवल विंडो दोनों के ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है और राउंड विंडो का काम होता है मिडिल ईयर और इनर ईयर को कनेक्ट करना। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आपके मिडिल ईयर में क्या चीज है, 3 बोन्स है जिसको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। इसको या तो आप मेलियस इनकस स्टेप्स MIS बोल सकते हो, या हैमर एंविल स्टिरअप यानी कि HAS बोल सकते हो। और साथ में यूस्टेशन ट्यूब होता है जो कि मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है। ठीक है। ये इसका और एनलार्ज करके देखो डायग्राम, तो ये जो 3 बोन्स है ना इस तरीके शेप होता है। ये वाला जो हैंडल था ना ये टिम्पेनियम यानी कि यहाँ कनेक्टेड था, फिर ये इनकस है और ये देखो ये स्टिरअप या स्टेप से कनेक्टेड है और ये तुम्हारी ओवल विंडो से इस तरीके से कनेक्टेड है। तो वो ईयर ऑसिकल्स को अगर आप एनलार्ज करके देखोगे ना तो आपको इस तरीके से दिखेगी, हैमर, एनविल और स्टिरअप, या आप बोलो मेलियस, इनकस और स्टेप। जो ईयर ऑसिकल्स, ये जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं कानों की, इसका काम क्या होता है, जो वाइब्रेशन इनसे टकराती है उसको एम्पलीफाई कर देता है यानी कि बढ़ा देता है। वाइब्रेशन पर्टिकुलर से पहुंचेगा फ्रीक्वेंसी से तभी हमको समझ में आएगा। वो हर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई नहीं देती है। तो जो हमने जो साउंड वेव्स आपके पिन्ना ने कलेक्ट करके ऑडिटरी कैनल को दी, फिर जो तुम्हारा टिम्पेनम है या ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट हुआ, उसने फिर क्या किया, इन 3 ऑसिकल्स को वाइब्रेट कर दिया। तो ये जो ऑसिकल्स होती है इनका काम ही होता है कि इस वाइब्रेशन को और एम्पलीफाई करना और कान के अंदरूनी हिस्से यानी कि इंटरनल ईयर तक पहुंचाना। जो यूस्टेशन ट्यूब होता है जो मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है, उसका क्या काम है, कनेक्ट्स द मिडिल ईयर एंड द फेरिंक्स, प्रोटेक्ट्स द टिम्पेनम, बैलेंसिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्पेनम। क्या होता है जब बहुत ज्यादा तेज शोर सुनाई देता है तो एकदम से बहुत तेज ये हमारा जो होता है ना, जो टिम्पेनम होता है या ईयर ड्रम होता है ना, बहुत तेज वाइब्रेट करने लगता है। तो इस एयर प्रेशर को बैलेंस करने के लिए यूस्टेशन ट्यूब होता है। अगर बहुत ज्यादा तेज साउंड होता है तो क्या होता है, वो यूस्टेशन ट्यूब से जाके वो आधा प्रेशर यहाँ निकल जाता है ताकि अंदर तुम्हारा ये कान का पर्दा फटे नहीं। कहते हैं ना कि बहुत लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए या बहुत लाउड साउंड सुनने से हमारा कभी कभी ईयर ड्रम में या टिम्पेनम में छेद हो जाता है और बहरापन आ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा वो लगाते हैं, ईयरबड्स वगैरह यूज करते हैं वो सुनने के लिए, उनका क्या होता है कि उनका जो ये जो टिम्पेनम होता है ना ये फिर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो वो इसका यूस्टेशन ट्यूब का काम ही ये है कि साउंड वेव्स अगर बहुत ज्यादा बहुत लाउड साउंड आ गया, बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है टिम्पेनम, तो उसके प्रेशर को ईज आउट करके थ्रोट के रास्ते निकाल देता है ताकि अंदर तक एक ऑप्टिमम अमाउंट का वाइब्रेशन ही पहुंचे और आपका ईयर डैमेज होने से बच जाए। इसलिए हमको बहुत लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए क्योंकि इससे बहरापन आ जाता है। अब थर्ड पार्ट है ईयर का जिसको हम इनर ईयर कहते हैं ना, ये वाला से दो, ये इतना यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर था, ये वाला जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा था वो आपका मिडिल ईयर था। अब हम ये वाले पोर्शन में पहुंच गए हैं जिसको हम इंटरनल ईयर कहते हैं। इंटरनल ईयर या इनर ईयर बोलोगे और इसको हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखो, इनर ईयर, इंटरनल ईयर या मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या होता है कि ये जो अंदर का हिस्सा आना होता है ना, एक बोनी स्ट्रक्चर में रहता है और उस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ये पूरा ये जो मेम्ब्रेन से बना हुआ है ना, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, वो उसमें फिक्स रहता है। अब मैं आगे की स्लाइड में आपको ये समझाऊंगी। अच्छा, तो इनर ईयर में के 3 पार्ट हैं। कॉक्लिया, ये आपको दिख रहा है स्पाइरल, ये कॉक्लिया होता है। सेमी सर्कुलर कैनल्स, ये आपको कैनल दिख रहे हैं सेमी सर्कल शेप में, है ना। सेमी सर्कल, सर्कुलर क्या होता है, जो आधे सर्कल की तरह रहता है ना, तो सेमी सर्कुलर शेप में ये कैनल्स है, ये होते हैं, ये कॉक्लिया। और इसी से कनेक्टेड वेस्टिब्यूल है, ये वाला जो पोर्शन है वो वेस्टिब्यूल दिखा रहे हैं। तो इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ कहते हैं। इसके 3 हिस्से होते हैं, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिब्यूल। The cochlea is a spiral shaped and looks like a snail shell.
कॉकलिया होता है स्पाइरल शेप का होता है और ऐसा लगता है स्नेल का जो शेल होता है ना, उसी तरीके से ये देखने में लगता है ना, लग भी रहा है हमको। तो ये कान का अंदरूनी हिस्से में होता है और ऐसा लगता है स्नेल का शेल है। इट हैज 2.5 टर्न। अगर आप ये टर्न्स को काउंट करेंगे ना तो 2.5 टर्न्स ये होते हैं, फिक्स है इसका मतलब। Its inner binding cavity is divided into three parallel canals separated by membranes. ये जो आपकी जो ये है ना तुम्हारा कॉकलिया, इसमें 3 पैरेलल कैनल्स हैं, ठीक है ना, और वो मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। मतलब 1 2 3 लाइनें हैं, आपको दिख रही है ना कि बीच में क्रीम कलर है और इधर उधर क्या है, येलो येलो सा पार्ट दिख रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या है, 3 पैरेलल कैनल्स हैं। थोड़ा सा और एनलार्ज करके दूसरे डायग्राम में देखते हैं। इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है कि इसके अंदर 3 पैरेलल कैनल्स होती हैं, ठीक है। द मीडियन कॉक्लियर कैनल इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एंडोलिम्फ। आप बीच वाले उसमें देख रहे हो, बीच वाले उसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है और बाहर की दोनों मतलब 1 और 3rd में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको पेरिलिम्फ कहते हैं, और जबकि अंदर वाले में जो भरा हुआ है उसको एंडोलिम्फ कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कॉक्लियर कैनल होती है वो 3 पैरेलल मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है। मिडिल वाली जो लेयर होती है उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं, और बाहर की जो दोनों होती है 1 और 3 उसमें जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं, ठीक है। The middle canal contains areas possessing sensory cells, a spiral organ called the organ of Corti for hearing. मिडिल ईयर ही जो होता है, ये जो कान का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, यानी कि यही जो कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिब्यूल, यही पे इसी मिडिल कैनल के अंदर आपके सेंसरी सेल्स होते हैं जो हियरिंग के सेंसेशन को महसूस करते हैं और ये इंपल्स को सेंसरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइरल ऑर्गन होता है वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, ये आपका इंटरनल ईयर दिखा रहे हैं, पर्पल से इंटरनल ईयर दिखा रहे हैं, ये कॉक्लिया दिखा रहे हैं। कॉक्लिया की छोटी सी विंडो को अगर हम एनलार्ज करेंगे तो इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। इसमें आपको पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ दोनों दिख रहे हैं। फिर इसको भी हम एनलार्ज करेंगे तो ये हमको ऑर्गन ऑफ कॉटाई दिख रहा है, ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई है ना। इसको और एनलार्ज हमने कर दिया तो ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, ठीक। ये जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई है इसके अंदर ये सेल्स होते हैं, आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, यही सेंसरी सेल्स हैं जो सेंस ऑफ हियरिंग को महसूस करते हैं और फिर इंपल्स जनरेट करके ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाते हैं। The nerve fibers arising from these cells joins the auditory nerve. वही मैंने बोला कि जो ये सेंसरी सेल्स हैं ऑर्गन ऑफ कॉटाई में, ये नर्व फाइबर्स को ज्वाइन करते हैं और ऑडिटरी नर्व को ज्वाइन करते हैं आगे चल के। The nerve fibers arising from these cells join the auditory nerve. इन सेल्स से, ऑर्गन ऑफ कॉटाई के जो सेल्स से नर्व फाइबर्स निकल रही हैं वो आगे चल के ऑडिटरी नर्व, यानी कि ये दिख रही है ना, ये ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड होता है। तो आप देख रहे हैं कॉक्लिया के ऊपर ही ऑडिटरी नर्व बनी हुई है, क्योंकि कॉक्लिया के अंदर ही तुम्हारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है और ऑर्गन ऑफ कॉटाई के अंदर ही तुम्हारे सेंसरी सेल्स होते हैं। तो सेंसरी सेल्स से जितनी भी नर्व फाइबर्स निकल रही होती हैं वो आगे चल के आपके ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट हो जाती है और ऑडिटरी नर्व आपके ब्रेन से कनेक्ट रहती है। द सेंसरी सेल्स लाइज ऑन द बेसिलियर मेम्ब्रेन। ये ऑर्गन ऑफ कॉटाई का बड़ा वाला डायग्राम देखो तो ये अंदर से ये जो नीचे वाली जो लेयर है ना, इसी को हम बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसी के ऊपर तुम्हारे सेंसरी सेल्स होते हैं, दिख रहा है ना डायग्राम में। तो आपने क्या किया है कि ये वाला जो हिस्सा है ना कॉक्लिया का, उसको एनलार्ज किया तो फिर ये वाला हिस्सा दिखा। इस हिस्से को जो हमने एनलार्ज किया तो हमको ये वाला हिस्सा दिख रहा है। हमको नजर आ रहा है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, ये पूरा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है जिसके ये नीचे बेसलियर मेम्ब्रेन है और इसमें ये सेंसरी सेल्स आपको दिख रहे हैं। The other part of the inner ear is a set of 3 semicircular canals which are arranged at right angles to each other in 3 different planes so that one is horizontal and the other 2 are vertical. दूसरा हिस्सा है इनर ईयर का, वो है ये सेमी सर्कुलर कैनल्स। ये 3 होते हैं, इसमें से एक हॉरिजॉन्टल होता है और बाकी 2 वर्टिकल होते हैं। डायग्राम में ये देखने में पता चल रहा है आपको कि 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स में से एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है और बाकी के 2 क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ये तीनों आपस में राइट एंगल में अरेंज रहते हैं, ठीक है। Now, one end of each canal is divided to form an ampulla which contains sensory cell for dynamic balance while the body is in motion and nerve fibers from them join the auditory nerve. अब आपने देखा था कि सेंसरी सेल्स आपके कॉक्लिया के अंदर जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है वहां प्रेजेंट रहते हैं। साथ साथ में जो आपके सेमी सर्कुलर सेल्स है ना, उसके जो एंड्स होते हैं आप देख रहे हैं थोड़े से फैले हुए हैं, थोड़े से वाइड हैं,
इन्हीं ये जो वाइड एंड आपको दिख रहे हैं ना, यही एम्पुला कहलाता है। देखो डायग्राम में आपके तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनल्स हैं उसके जो एंड है वो थोड़े से चौड़े से हैं, थोड़ा वाइड है, इसी को एम्पुला भी कहते हैं। इन एम्पुले के अंदर क्या होता है, सेंसरी सेल्स, इनके अंदर भी सेंसरी सेल्स होते हैं या और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का डायनामिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। बैलेंस जैसे मैंने बताया दो प्रकार का होता है, स्टैटिक बैलेंस और डायनेमिक बैलेंस। डायनेमिक बैलेंस का मतलब होता है जब आप चल रहे हैं, रन कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं तब भी तो आपकी बॉडी बैलेंस में रहती है ना, वो बैलेंस बनाने का काम होता है एम्पुला के सेंसरी सेल्स तक। ठीक है, और ये जो एम्पुला होता है इसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं उसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये भी आगे चल के ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से ऑर्गन ऑफ कॉटाई के सेंसरी सेल्स के नर्व फाइबर्स कनेक्टेड रहते हैं, उसी तरीके से इसके भी जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहते हैं और ये हमारी बॉडी के डायनेमिक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। The short stem joining the bases of semicircular canals to the cochlea shows two part। फिर आप देख रहे हो ये सेमीसर्कुलर सेल्स को ज्वाइन करने के लिए दो छोटी सी स्टेम्स निकली है, ठीक है ना। ये जो है ये आप इस वाले डायग्राम देखो, इसमें बड़ा अच्छे से दिखा रहे हैं, ये सेमीसर्कुलर सेल्स के जो वाइड वाले हिस्से वो एम्पुला कहला रहे हैं, आगे चल के छोटी सी स्टेम से जुड़े हुए हैं। इनको हम इसके दो पार्ट होते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको यूट्रिकुलस कहते हैं और नीचे नीचे वाला पार्ट है उसको सैकुलस कहते हैं। यूट्रिकुलस और सैकुलस को दोनों को हम एक साथ क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। हमने बताया था कि इनर ईयर के तीन पार्ट है, सेमी सर्कुलर कैनल, कॉक्लिया और तीसरा है ये वेस्टिब्यूल जो कि यूट्रिकुलस और सैकुलस से मिलके बना है। ठीक है, These part also contain sensory cells। यूट्रिकुलस और सैकुलस में भी सेंसरी सेल्स होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी का स्टैटिक बैलेंस बना के रखने के। यानी कि जब आपकी बॉडी स्टेशनरी होती है, जैसे आप खड़े हुए हो तो आप सीधे खड़े होते हो ना, झूमते तो नहीं खड़े होते। तो जब खड़े हो तब आप सीधे खड़े हुए हो, इरेक्ट पोजीशन में स्ट्रेट खड़े हुए हो, तो ये जो बैलेंस है ना इसको स्टेशनरी बैलेंस कहते हैं और इसको बनाते हैं आपके वेस्टिब्यूल में जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टैटिक बैलेंस बनाने में। तो आपको पूछा जा सकता है, ये चीज का एमसीक्यू आ सकता है कि भाई स्टैटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है और डायनेमिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है। याद रखो, स्टैटिक या स्टेशनरी बैलेंस बनाते हैं जो आपके वेस्टिब्यूल यानी कि सेकुलस और यूट्रिकुलस में जो सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं वो आपका स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि आपके एम्पुले यानी कि जो ये वाइडेंड पार्ट होता है आपका सेमी सर्कुलर कैनल का जिसको हम एम्पुला कहते हैं, उसके अंदर के जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो हमारे डायनेमिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया है ना। तो इंटरनल लेयर के तीन हिस्से हैं, सेमी सर्कुलर कैनल, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल को आप बड़ा करके देखोगे तो आपको ये यूट्रिकुलस और सैकुलस आराम से दिखेगा और फिर आपको ये कॉक्लिया दिख रहा है और ये सब चीजें आपकी क्या किससे कनेक्टेड रहती है, ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलर नर्व से। ठीक है, The internal ear is situated inside a bony cage in the skull called the bony labyrinth। Actually जो आपका कान का अंदरूनी हिस्सा होता है, मतलब इतना जो पोर्शन होता है ना, एक आपका बोनी स्ट्रक्चर यानी कि एक कोई भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है कान का, ये डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये स्कल में ही एक सेक्शन होता है जिसको हम बोनी लैब्रिंथ कहते हैं, उसके अंदर ये पूरा कान ना अंदर से अच्छे से फिक्स रहता है। ठीक है ना, जैसे हमारे स्कल के अंदर हमारा ब्रेन फिक्स रहता है ना, ठीक उसी तरीके से ये बोनी लैब्रिंथ के अंदर ये आपका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ फिक्स रहता है। तो बाहर से इसका शेप और इसका शेप सेम है और समझ लो कि इसके अंदर ये चीज पूरी अंदर घुसी हुई है, फिक्स रहती है। In this bony case there are membranous labyrinth as well। The space inside the membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph। देखो membranous labyrinth के अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, वो एक लिक्विड से भरी हुई है और इसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। ठीक है, अब जब आपने ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को इस केस के अंदर फिक्स कर दिया, बोनी लैब्रिंथ के अंदर फिक्स कर दिया, बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के बीच में भी तो स्पेस रहेगी ना, उसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा रहेगा, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्लियर? देखो, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको हम एंडोलिम्फ कहते हैं, लेकिन जब हम मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ को बोनी लैब्रिंथ के अंदर फिक्स करते हैं और इन दोनों के बीच में जो स्पेस आ जाता है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको हम पेरिलिम्फ कहते हैं। सेमी सर्कुलर कैनल्स है ना, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया, ये ही तीन मेन पार्ट्स हैं इंटरनल ईयर के, सेमी सर्कुलर कैनल, वेस्टिब्यूल
और कॉक्लिया आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल ईयर। सेमीसर्कुलर कैनल्स एंड वेस्टिब्यूल हेल्प इन बैलेंसिंग द बॉडी। ये जो सेमीसर्कुलर कैनल्स हैं और वेस्टिब्यूल हैं ये हमारे बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, जबकि जो कॉक्लिया पार्ट है वो हियरिंग में हेल्प करता है। तो कान के जो दोनों फंक्शन है हियरिंग और बैलेंस वो एक्चुअल में इंटरनल ईयर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर सिर्फ साउंड वाइब्रेशंस को या साउंड वेव्स को इंटरनल ईयर तक पहुंचाता है। एक बार वो वाइब्रेशन अंदर तक पहुंच गई फिर क्या सुनाई दे रहा है कैसे सुनाई दे रहा है ये आपका सारा काम कौन कर रहा है, इंटरनल ईयर। तो दो मेन फंक्शन है ईयर के, हियरिंग एंड बैलेंस, इट इज टेकन केयर ऑफ बाय द इंटरनल ईयर। ओके, नाउ इसी को अब हम समराइज कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी एमसीक्यू पूछे तो आपको अच्छे से पता हो। तो आपका आउटर ईयर पिन्ना, ऑडिटरी कैनल और ईयर ड्रम से बना रहता है। ईयर ड्रम को ही हम टिम्पेनम कहते हैं। जो आपका मिडिल ईयर होता है उसमें मेन है ईयर ऑसिकल्स। ये तीन प्रकार की होती है, मेलियस जिसको हम हैमर भी बोलते हैं, इनकस जिसको एनविल भी बोलते हैं, स्टेप्स जिसको स्टिरअप बोलते हैं। इसके अलावा मिडिल ईयर में दो चीजें होती है, ओवल विंडो और राउंड विंडो। स्टेप्स आपकी ओवल विंडो से कनेक्टेड रहती है और इनका काम होता है मिडिल ईयर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करना। इनर ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब भी मिडिल ईयर का ही हिस्सा है। जो आपका यूस्टेशन ट्यूब क्या करता है, मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करता है और ये वाइब्रेशन को ये जो तुम्हारा जो प्रेशर, जो साउंड वेव्स का जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज या बैलेंस करने में हेल्प करता है। जो इनर ईयर होता है इसके तीन मेन पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनल्स, वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया। वेस्टिब्यूल के दो हिस्से हैं, यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस। ऑलराइट, तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ ईयर थे। नाउ फंक्शंस ऑफ द ईयर। अब ईयर का फंक्शन क्या है ये हम पढ़ चुके हैं कि ईयर के दो इंपॉर्टेंट सेंसरी फंक्शन है, पहला तो सुनना यानी कि हियरिंग और दूसरा बॉडी का बैलेंस बनाए के रखना। ठीक है, तो किस तरीके से हम सुनते हैं, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्या होता है, किस तरीके से सुनाई देता है। सबसे पहले क्या होता है, देखो ये डायग्राम बहुत अच्छा प्यारा सा डायग्राम है, बड़ा अच्छे समझ में आएगा आपसे भी। ये जो रेड वाले एरो है ना उसको फॉलो करते जाओ। क्या हुआ, आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ है ना, तो आप अपने उससे सुन रहे हो, तो ये साउंड वेव्स जो आ रहे हैं तो पिन्ना क्या कहते हैं, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। ठीक है, और पिन्ना साउंड वेव्स को कलेक्ट करके कहाँ भेजता है, ऑडिटरी कैनल में भेजता है। और ये साउंड वेव्स आगे चल के आपके ईयर ड्रम यानी कि टिम्पेनम से टकराते हैं। जब टिम्पेनम से साउंड वेव्स टकराते हैं तो क्या होता है कि अंदर की जो तुम्हारा जो यहाँ पे अब यूस्टेशन ट्यूब भी एक्टिव हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा तुम्हारा साउंड वेव स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा एयर प्रेशर है, तो उसको इक्वलाइज कर देगा आपका ये यूस्टेशन ट्यूब, ताकि आपका ईयर ड्रम अच्छे से वाइब्रेट हो सके, फ्रीली वाइब्रेट हो सके और आपका ईयर ड्रम डैमेज भी ना हो। फिर क्या होता है, ये वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम क्या करते हैं कि जो तीन ऑसिकल्स हैं यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेप्स, इसको भी वाइब्रेट करने देता है, ये भी हिलने लगते हैं, ये भी झंझनाने लगते हैं। और ये तुम्हारी वाइब्रेशन फिर ये आगे चल के ये वाइब्रेशन किसको पास ऑन कर देते हैं, द वाइब्रेशन ऑफ द लास्ट ऑलिकल, जो लास्ट वाली जो तुम्हारी ऑसिकल है स्टिरअप, ये किसको से अटैच्ड है, ओवल विंडो से। तो ये ओवल विंडो को भी क्या करती है, वहां तक तुम्हारा वाइब्रेशन है पहुंचा देती है। ठीक है, फिर जब ओवल विंडो से वाइब्रेशन टकराती है तो ये वाइब्रेशन ओवल विंडो अंदर की कॉक्लिया तक पहुंचाती है। और तुम्हें पता है कि कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कॉक्लिया के अंदर सेंसिटिव सेल्स हैं। जब वाइब्रेशन ओवल विंडो से होती हुई कॉक्लिया में आती है तो कॉक्लियर कैनल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से सेंसरी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। The vibrating movement of the fluid stimulate the hair-like process of the sensory cells of the cochlea। और फिर ये जो इम्पल्स जनरेट होती है इसको ट्रांसमिट करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व। समझ में आया, पिन्ना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट करी, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके आगे वो तुम्हारा ये ऑडिटरी कैनल में पहुंचाई, ऑडिटरी कैनल से ये जो साउंड वेव्स है होती हुई ईयर ड्रम से टकराई। जब ईयर ड्रम से टकराई तो इस प्रेशर को इक्वलाइज किसने किया, यूस्टेशन ट्यूब ने। और बाकी का जितना सफिशिएंट अमाउंट का जो प्रेशर है, वाइब्रेशन है, वो किसको दे दिया, ये तीन ऑसिकल्स को दे दिया। ये तीन ऑसिकल्स आपस में झंझनाती हैं या टकराती हैं और ये वाइब्रेशन को और बढ़ा देती हैं। और जो तुम्हारी सबसे लास्ट वाली यानी कि स्टिरअप या स्टेप्स जो ऑसिकल है वो ओवल विंडो से कनेक्टेड है, वो उसको और राउंड विंडो की मेम्ब्रेन को भी क्या करती है,
वाइब्रेशन में ला देती है, यानी कि वो भी वाइब्रेट करने लगती है। ओवल विंडो से आपका वाइब्रेशन क्या है, कॉक्लिया तक पहुंच जाता है और कॉक्लिया के अंदर जो कॉक्लियर फ्लूइड भरा हुआ है वो भी वाइब्रेट करने लगता है। इसकी वजह से जो कॉक्लिया के अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि वो ऑर्गन ऑफ कॉटाई अभी हमने देखा था, और हमने जो देखा था कि एम्पुले में सेंसरी सेल्स होते हैं, मतलब और वेस्टिब्यूल में जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इस सेंस को महसूस कर लेते हैं, और जो एक इम्पल्स जनरेट होती है जो कि ऑडिटरी नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। ब्रेन उस को इंटरप्रेट करता है कि किस प्रकार का साउंड उसको सुनाई दिया। तो ये मैकेनिज्म है हियरिंग का। इसी को फ्लो चार्ट के थ्रू समझो। साउंड वेव्स रिसीव्ड बाय एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, फिर ये ड्रम वाइब्रेट करने लगता है, फिर ये तीनों बोन्स वाइब्रेट करने लगती हैं, फिर वाइब्रेशन तुम्हारे इनर ईयर तक पहुंच जाता है ओवल विंडो के द्वारा, फिर जो कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है वो भी वाइब्रेट करने लगा, इसकी वजह से जो ऑर्गन ऑफ कॉटाई के जो सेंसरी सेल्स हैं वो भी वाइब्रेट करने लगे, और फिर इसने एक इम्पल्स जनरेट करी जो कि ऑडिटरी नर्व द्वारा भेज दिया। देखो ये तुम्हारी एक्सटर्नल ईयर से एयर आ रही है, इसने ईयर ड्रम को वो कर दिया, वाइब्रेट कर दिया, इसने स्टेशन ट्यूब में प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया, बाकी प्रेशर को कहाँ भेज दिया, ये ईयर ऑसिकल की तरफ, और ये और ऑसिकल आपस में एक दूसरे से टकराने लगे और वाइब्रेशन को इन्होंने आगे पुश कर दिया, और ये जो वाइब्रेशन लास्ट ऑसिकल से होते हुए ओवल विंडो पर पहुंची। ओवल विंडो भी इससे वाइब्रेट करने लगी। जब ये हुई तो वाइब्रेशन तुम्हारा अंदर कॉक्लिया के अंदर एंटर कर गया, और कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है पेरिलिम्फ एंडोलिम्फ वगैरह वो भी तुम्हारे वाइब्रेशन में आ गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो अंदर तुम्हारे कॉक्लिया के ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हैं, और जो एम्पुले में सेंसरी सेल हैं, और जो वेस्टिब्यूल में सेंसरी सेल्स हैं, वो भी सेंसेशन महसूस करने लगे, और इन्होंने इम्पल्स को जनरेट किया, और इस इम्पल्स को जनरेट करके कहाँ पहुंचा दिया, ऑडिटरी नर्व तक, और ऑडिटरी नर्व तुम्हारे ब्रेन से कनेक्टेड है, फिर ब्रेन तुम्हारा इंटरप्रेट करेगी किस प्रकार का साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। Now the different areas of cochlear canal are suited to sounds of different pitch। तो इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख रहे हो कि कॉक्लिया का अलग अलग हिस्सा अलग अलग प्रकार के साउंड पिचेस को महसूस कर सकता है ना। जैसे कि ये बाहर का हिस्सा 20,000 तक सुन सकता है, ये वाला 7,000 तक, ये 5,000, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपको पता है ना, दो प्रकार की पिच होती है, एक लो पिच होती है, एक हाई पिच होती है। तो कॉक्लियर कैनल के अलग अलग हिस्से अलग अलग पिचेस को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए क्या होता है, बहुत आराम से सुनाई देता है। समझ में आ जाता है कि ये जो हम अगर नहीं भी देखेंगे ना तो भी हम समझ जाते हैं कि ये वाले हॉर्न की आवाज साइकिल की है, ये बुलेट की है, ये कार की है, बस की है, ट्रक की है, क्योंकि सारे हॉर्न्स का जो पिच होता है वो अलग होता है, और अलग अलग व्हीकल में अलग अलग प्रकार के हॉर्न्स लगते हैं। तो उससे हमको ये आइडिया लग जाता है, अच्छा ये कौन सा व्हीकल अभी गया है। या जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हॉर्न की आवाज से हमको आइडिया लग जाता है, अनटिल अनलेस उन्होंने गड़बड़ ना करी हो। पर जैसे ट्रक का हॉर्न अगर बाइक में लगा दिया तो फिर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, वरना जिस अगर प्रॉपर पिच का लगाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अरे हमारे पीछे वाली गाड़ी कौन सी हो सकती है। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जो कॉक्लिया का जो अलग अलग हिस्सा होता है ना वो अलग अलग पिच के लिए सेंसिटिव होता है, इसलिए हम अलग अलग डिफरेंट साउंड्स को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ह्यूमन ईयर की ना एक लिमिटेशन होती है, सारी फ्रीक्वेंसीज के वाइब्रेशंस को हम नहीं सुन सकते हैं। आपने भी सुना होगा, क्या होगा कि जो जानवर होते हैं ना वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं, लेकिन हम जो इंसान होते हैं हम एक पर्टिकुलर रेंज तक ही सुन सकते हैं, और वो रेंज क्या होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। यहाँ तक साउंड वाइब्रेशन होगा, अगर फ्रीक्वेंसी तुम्हारी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होगी तो आपके ह्यूमन ईयर है इस साउंड को सुन पाएंगे। लेकिन अच्छे से सुन पाएंगे तो वो वाली रेंज होती है सिर्फ 1000 से 4000। ये प्रॉपर ऑडिबल साउंड की रेंज है, 1000 से लेके 4000। अगर इस फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव आती है तो हमको एकदम क्लियरली सुनाई देता है, वरना हमारा रेंज काफी बड़ा होता है, 20 से 20,000 होता है, लेकिन ये तो बहुत धीमे सुनाई देगा या बहुत लाउड सुनाई देगा जो हमको मतलब अच्छा महसूस नहीं होगा। बहुत लाउड साउंड में भी इरिटेशन सी हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि हम लोग की जो सुनने की जो क्षमता होती है, जो वो फ्रीक्वेंसी है, जो ऑडिबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। The dogs can perceive sounds of even higher frequency। जो डॉग्स होते हैं या बैट्स वगैरह होते हैं वो 20,000 से ऊपर की फ्रीक्वेंसी के साउंड्स भी वो सुन सकते हैं। इसलिए कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, अगर आपके घर में पेट है तो आप देखना
उसको पहले पता चल जाता है कि दरवाजे पे कोई आया, उसके कान पहले खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हायर फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। लेकिन हमको जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम इतनी अच्छे से सुनाई दे। हमको ये समझ नहीं आता है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ सुनाई दिया जो कि हमको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो कम है, जबकि डॉग्स की जो रेंज होती है वो हाई होती है। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है ईयर का वो है बैलेंसिंग का। कैसे होता है? एज द हेड इज टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन द फ्लूइड इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनल्स इज आल्सो शेकन। जब अपना सर यहाँ का वहां हिलाते हो ना, तो इस सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो भी हिलने लगता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो सेंसरी सेल्स होते हैं ना, वो भी हिलने लगते हैं, और वो एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं, जो नर्व फाइबर्स के द्वारा ऑडिटरी नर्व को देता है, और ऑडिटरी नर्व किसको देती है? ब्रेन को। As the head is turned in different directions, the fluid inside the semicircular canals is also shaken. The moving fluid in the canals pushes against sensory hair cells, sending the nerve impulse through the nerve fibers attached to them to the brain via auditory nerve. The sensory cells in the semicircular canals are concerned with the dynamic equilibrium. और ये तुम्हारे जो semicircular cells के अंदर जो जितने भी sensory cells होते हैं, वो dynamic equilibrium को maintain करने के में help करते हैं। यानी कि जब हम motion में होते हैं और तब हमारा बैलेंस बना रहता है, तो वो इसी के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर जो सेंसिटिव सेल्स है, वही हमको ये बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो तुम्हारा यूट्रिकुलस और सैकुलस, ये वाला पोर्शन, जो यूट्रिकुलस और सैकुलस में जो तुम्हारा ये जो वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो हमारे स्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जब बॉडी स्टेशनरी होती है। तो प्लीज ये चीज याद रखना, ये पूछा जाएगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन मेंटेन करता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लीज बी क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट? नाउ if you spin round and round, the fluid in the semicircular canal continues to spin for a short time, even after you stop and you feel dizzy, and at the same time your eyes perform to and fro movement caused due to stimulation of semicircular canal. आपने देखा है जब बच्चे खेलते खेलते बार बार गोल 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 घूमते हैं, तो क्या करते हैं, जब वो गोल गोल घूमते हैं, तो उसके अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनल्स के अंदर जो लिक्विड भरा है वो भी गोल गोल घूमने लगता है। और तुम्हें पता है कि जो सेमी सर्कुलर कैनल जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो जब आप गोल गोल घूमते हो तो उसके अंदर का लिक्विड भी गोल गोल घूमता है। आपने गोल गोल घूमना बंद कर दिया, लेकिन इसके अंदर का जो लिक्विड है ना, वो अभी भी गोल 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 घूम रहा है। इसलिए रुकने के बाद भी आपको थोड़ी देर ऐसा लगता है कि आपका सर चकरा रहा है, यूं 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 हो रहा है। अब आंखों से देखते हो तो भी आपको यूं 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 जैसे टू एंड फ्रो दिखता है, स्थिर चीजें नहीं दिखती हैं। तो क्यों? क्योंकि आप तो रुक गए हो, लेकिन आपके सेमी सर्कुलर कैनल के अंदर जो लिक्विड है वो अभी भी मोशन में है, जिसकी वजह से ये डिजीनेस आती है और आपको आईज में टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखता है। ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल होता है जब आप समुद्र में ना जहाज में बैठते हो, थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर के बाद ना आपको सी सिकनेस होने लगती है, वॉमिटिंग का फीलिंग आने लगता है, नौशिया होने लगता है ना? क्योंकि जो सी मूव करती है तो वो क्या होता है, कान के अंदर का ये कॉक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है ना, वो मोशन में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जी मचलाने लगता है। ऐसे यही होता है जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, यही होता है जब आप कार में बैठते हो, क्योंकि ये अनयूजुअल सेंसेशन ऑफ इक्विलिब्रियम का होता है, जिसकी वजह से वो हमको अजीब सा हम बेचैनी सी और घबराहट सी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है वॉमिट आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत से लोगों के कान खराब हो जाते हैं, या तो बहुत लाउड साउंड सुन रहे होते हैं, या कभी-कभी बाय बर्थ भी उनके ईयर में डिफेक्ट होता है, और नहीं तो एज होने के बाद तो हमारे कानों की सुनने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। चूंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो अब इसके लिए एक हियरिंग एड आने लगा है, जो देखने में ऐसा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये आपके कान के अंदर फिक्स हो जाता है। तो डेफनेस इज कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज और डिजीजेस ऑफ द ईयर, है ना? तो बहरापन आता है या तो आपके कान में कुछ चीज अच्छे से बनी नहीं है, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, कुछ कमी है, पर्दा फट गया है, या अंदर में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके कान में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से आपके जो सेंसरी सेल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, इससे बहरापन आ जाता है। तो इसको सही करने के लिए हियरिंग एड्स आते हैं बाजार में, जो कि अलग-अलग प्रकार की डेफनेस को ट्रीट करते हैं। हियरिंग एड क्या होती है? एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, इस तरीके से होता है, जो कि आपके कान में अच्छे से इस तरीके से फिक्स हो जाता है ना। कई बार ऐसा, जैसे आप लोग जब वो सुनते हो, मोबाइल से सॉन्ग सुनते हो, तो आप ईयरबड्स लगा लेते हो ना, उसी तरीके से ये हियरिंग एड का ये बर्ड अंदर घुस जाता है, ये वाला हिस्सा अंदर घुस जाके फिक्स हो जाता है, बाकी मशीन आपके कान के पीछे से पिन्ना के पीछे आके फिक्स हो जाती है।
फिर ये हियरिंग एड्स आर बोन, फिर ये क्या करती है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करके अंदर तक पहुंचाती है और आप जो बहरा व्यक्ति होता है वो भी सुन सकता है। हियरिंग एड्स आर बोन फॉर द हियरिंग इम्पेयर टू वर्क इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में, मतलब जिसको भी कम सुनाई देता है, बहरा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन जिसको कम सुनाई देता है उसको क्लियरली सुनने में ये मदद करता है। तो कभी कभी आपने छोटे बच्चों के भी कान में ये हियरिंग एड लगा देखा होगा, जिनका जो कान है अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। नहीं तो बुजुर्ग लोग तो अधिकतर लगाते हैं, क्योंकि उनके एज होने की वजह से उनके सुनने की शक्ति जो होती है वो कम होती चली जाती है। तो हियरिंग एड की मदद से वो अच्छे से क्लियरली सुन पाते हैं साफ साफ सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। आई होप आपको ये अच्छा लगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक या तो आई पढ़ाऊंगी या हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर पढ़ाऊंगी, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।